सब्सक्राइब करें दी एस्पिरेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। विशाल मुगल साम्राज्य जो लगभग 2 सदियों तक अन्य साम्राज्यों के लिए ईर्ष्या का विषय बना रहा, वह मुगल वंश जिसमें बाबर, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शक्तिशाली बादशाह हुए, उसी मुगल वंश का बादशाह 1803 में एक विदेशी कंपनी का पेंशन याफ्ता बन गया, पेंशन पर पलने लगा। आखिर क्यों और कैसे? नमस्कार, मैं अवनीश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी एस्पिरेंट्स में। में आज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वीडियो सीरीज का फर्स्ट वीडियो है। और भारतीय इतिहासकारों की बात करें तो भारतीय इतिहासकारों ने आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत जो है वो मुगलों के पतन से मानी है। तो आज के वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि मुगलों के पतन के कारण क्या रहे और उनके परिणाम क्या हुए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप रजिस्टर और पेन उठाइए, मैं मार्कर उठाता हूँ। मुगलों के पतन के कारण। अब मुगलों के पतन के कारण को अच्छे से विस्तार से समझने के लिए हम उसको कई भागों में बांट लेंगे। जैसे राजनीतिक कारण क्या थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, सैन्य कारण क्या थे, उसकी दक्षिण की नीति कैसी थी, ये सारी बातों को विस्तार में जानने के लिए भागों में बांटना आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि मुगलों के पतन के राजनैतिक कारण क्या थे। तो पहला है, नोट करते हुए चलिएगा, राजनैतिक कारण। राजनैतिक कारणों में पहला कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी। औरंगजेब के लंबे और कठोर शासन के बाद मुगल साम्राज्य की नींव जो थी वो डगमगा चुकी थी। ठीक 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल के पतन का संकट और गहरा गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद के जो उत्तराधिकारी थे वो ज़्यादा योग्य शासक नहीं थे। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में और इनके बेटों के बीच गद्दी के लिए संघर्ष छिड़ता है। और उस संघर्ष में बहादुर शाह जो है, 65 वर्षीय बहादुर शाह मुगल बादशाह बनता है। ठीक, बहादुर शाह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं चला पाते हैं और 1712 में ये चल बसते हैं इस दुनिया से। ठीक, और इन्होंने कुछ अपने शासनकाल में ऐसा नहीं किया जो हम आपको बता सकें, जो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। बस इनका नाम आप जानते चलिए कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहादुर शाह शासक बना, जो 1707 से 1712 तक रहा और 1712 में इसकी मृत्यु हो गई। 1712 में बहादुर शाह की मृत्यु होने के बाद फिर वही कहानी चालू हुई कि इनका एक कम काबिल बेटा जहांदार शाह शासक बना। अब ये अगर कम काबिल बेटा था तो जहांदार शाह अगर कम काबिल बेटा था तो शासक कैसे बना? शासक बना एक बहुत ही मजबूत शक्तिशाली जो सामंत था उस समय का, जुल्फिकार खां। मजबूत शक्तिशाली सामंत था जुल्फिकार खां। नोट करते हुए चलिएगा,
जुल्फिकार खां की मदद से जहांदार शाह शासक बना, मुगल बादशाह बना। जुल्फिकार खां का जिक्र मैंने इसलिए किया कि जुल्फिकार खां चाहता था कि जो हिंदू सरदार है, देखिए चूंकि औरंगजेब जो था वो हिंदू सरदार और अन्य समुदाय के सरदारों के प्रति कठोर नीति रखता था, परंतु जो जुल्फिकार खां था ये चाहता था कि अगर समाज में बैलेंस बनाना है, संतुलन बना के रखना है आपको, तो आपको हिंदू सरदार और अन्य सरदारों के साथ भी समन्वय बिठाना पड़ेगा। तो जुल्फिकार खां ने क्या किया कि जो औरंगजेब के कठोर नीतियां थीं उसको तुरंत बदलने का प्रयास किया, और इसी क्रम में जुल्फिकार खां ने जजिया कर को हटा दिया। जजिया कर जो हिंदुओं पर लगता था, जुल्फिकार खां ने क्या किया, उसको हटा दिया। ठीक, ये बात आप नोट कर लीजिएगा जुल्फिकार खान में। ठीक है, जहांदार शाह चूंकि कम काबिल बेटा था, ये कोई कामकाज नहीं करता था, जुल्फिकार खां जहांदार शाह का वजीर बन गया और यही सारा कामकाज देखता था। लेकिन जहांदार शाह भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। 1713 में इसी का जहांदार शाह का भतीजा फर्रुख सियर जहांदार शाह का भतीजा 1713 में फर्रुख सियर ने जहांदार शाह को आगरा में हरा दिया। अब फर्रुख सियर भी कोई योग्य शासक नहीं था, इसने जहांदार शाह को हराया था सैयद बंधुओं की मदद से। किसकी मदद से? सैयद बंधुओं की मदद से। सैयद बंधु बहुत ही शक्तिशाली सामंतों में से एक थे। सैयद बंधु जिनका नाम था अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां। ठीक, तो फर्रुख सियर जो है वो जहांदार शाह को किसकी मदद से हराता है? सैयद बंधुओं की मदद से, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां की मदद से हराता है। अब सैयद बंधुओं का बहुत ही बोलबाला हो जाता है मुगल सल्तनत में। ठीक है, ये सारे कामकाज करते हैं और यही बात फर्रुख सियर को नागवार गुजरती है। अब नागवार गुजरती है, फर्रुख सियर चाहता है कि सैयद बंधु हट जाएं, हम शासन करें। ठीक है, सारा कामकाज हम करें। इसी बात को लेकर सैयद बंधुओं में और फर्रुख सियर में एक लंबा जो है संघर्ष छिड़ गया। अब लंबा संघर्ष छिड़ गया तो क्या हुआ? 1719 में फर्रुख सियर को अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, जो सैयद बंधु के नाम से जानते थे, फर्रुख सियर को मार दिया उस लंबे संघर्ष में। और फर्रुख सियर जब हट गए तो 18 वर्षीय मोहम्मद शाह को शासक बनाया, मुगल शासक बनाया। परंतु अब मोहम्मद शाह भी ये नहीं चाहता था कि सैयद बंधु जो हैं वो उस पे कंट्रोल करें, उस पे लगाम लगाएं। अब हुआ यूं कि जो सैयद बंधु थे, इन्होंने क्या किया, जितने राजकाज में सामंत थे, जितने भी गुट थे, सामंती गुट थे, इनके समय में सामंती गुट बट गए थे, तो जितने भी सामंत गुट थे वो उनको सैयद बंधुओं ने मतलब एक तरीके से उनसे संबंध स्थापित कर लिया था। अब संबंध स्थापित कर लिया था, अच्छे संबंध स्थापित कर लिया था, परंतु कुछ अभी भी सामंती गुट थे जो सैयद बंधुओं के कामकाज से या सैयद बंधुओं के काम करने के तरीकों से नाखुश थे। और उस सामंती गुट ने निज़ाम उल मुल्क, याद रखिएगा ये नाम, एक शक्तिशाली सामंत ये भी था, निज़ाम उल मुल्क के नेतृत्व में 1720 में सैयद बंधुओं को मार दिया। पहले हुसैन अली खां को षड्यंत्र से मारा, फिर बाद में अब्दुल्ला खां को मार दिया और 1720 में सैयद बंधु खत्म हो गए। मोहम्मद शाह वहां के शासक बने रहे।
अब निजाम उल मुल्क जो था वो एक अच्छा मतलब योग्य था, योग्य शासक सामंत था, लेकिन मोहम्मद शाह बहुत ही मतलब एक तरीके से कह लीजिए ढीला ढाला शासक था। तो निजाम उल मुल्क को अच्छा नहीं लगा और निजाम उल मुल्क 1724 में हैदराबाद रियासत को मजबूत करने चला गया। और बाद में आप जब हैदराबाद रियासत के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में आपको डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब हुआ यूँ कि मोहम्मद शाह भाई शासक बने रहे, कामकाज चलता रहा। अब मोहम्मद शाह ही समझ लीजिए एक तरीके से आखिरी उम्मीद थे मुगल सल्तनत को, मुगल साम्राज्य को बचाने में। लेकिन एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या इनका इंतजार कर रही थी मोहम्मद शाह की। वो समस्या क्या थी? नादिर शाह, ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह। जैसे ही मैंने नादिर शाह का नाम लिया आपके मन में कोहिनूर हीरे का नाम आया होगा कि कोहिनूर हीरा नादिर शाह ले गया। ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह 1738-39 में नादिर शाह, सब नोट करते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है, ठीक है। 1738-39 में नादिर शाह जो है उत्तरी मैदानों में, भारत के उत्तरी मैदानों में जो है वो आ गया, धमक बैठा। इसका काम क्या था? नादिर शाह ईरानी शासक था, उसका वो यहाँ साम्राज्य अपना स्थापित करने नहीं आया था, वो लूट खसोट के इरादे से आया था। वो लूटना चाहता था, उसे धन चाहिए था, ठीक है। वो ईरानी जो आक्रमणकारी होते थे उनकी प्रवृत्ति ही यही होती थी, ठीक है। वो हमेशा युद्ध करते रहते थे, लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे, लूट खसोट करते थे, कत्लेआम मचाते थे। नादिर शाह ने भी वही किया, ठीक है। 1739 में या फिर कहिए फरवरी 1739 में करनाल, ये इस जगह का नाम याद रखिएगा। 1739 में करनाल में मोहम्मद शाह और नादिर शाह, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, ईरानी आक्रमण नादिर शाह, दोनों के मध्य युद्ध हुआ। अब युद्ध हुआ तो मुगल उस समय उनकी सेना इतनी मजबूत नहीं थी। नादिर शाह ने बहुत ही आसानी से मोहम्मद शाह को हराया, दिल्ली में घुसा और बहुत ही आसानी से लूट खसोट किया, चारों तरफ कत्लेआम के आदेश दिए और कोहिनूर हीरा, ठीक है, हमारा आपका सबका प्रिय कोहिनूर हीरा ले गया। न सिर्फ कोहिनूर हीरा ले गया, शाहजहां का तख्ते ताउस, शाहजहां का एक रत्नोजड़ित सिंहासन था, ठीक है, रत्नोजड़ित सिंहासन था जिसका नाम था तख्ते ताउस, उसको भी नादिर शाह ले गया, ठीक है। 1748 में उसके जाने के बाद 1748 में हुआ ये कि मोहम्मद शाह जो है वो इनकी भी मृत्यु हो गई। मोहम्मद शाह की क्या हो गई? 1748 में मृत्यु हो गई। ये सारी डेट्स याद रखिएगा। 1719 में सैयद बंधुओं ने मिलकर मोहम्मद शाह को जो है मुगल शासक बनाया था, जिसकी मृत्यु किसमें हुई? 1748 में, ठीक है। अब 1748 में मृत्यु होने के बाद यहाँ भी मुगल सल्तनत के लिए समस्याएं रुकी नहीं। क्यों रुकी नहीं इसको जानते हैं। आप ये सारी चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अभी मैंने कहा कि मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद भी समस्याएं जो है, नादिर शाह चला गया लेकिन नादिर शाह के जाने के बाद भी समस्याएं रुकी नहीं। इसलिए नहीं रुकी कि नादिर शाह की मृत्यु के बाद हुआ ये कि नादिर शाह का एक बहुत ही काबिल जो है सेनापति था, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। नाम सुना है आपने? मूवीज नहीं देखते क्या? पानीपत अभी मूवी रिलीज हुई थी, वो इसी पे है। तो नादिर शाह का एक काबिल शासक था अहमद शाह अब्दाली। जब नादिर शाह की मृत्यु हो गई, जब ये लूट खसोट के गया था, उसके बाद यहाँ इसकी मृत्यु हो गई कहीं, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली जो है वो अफगानिस्तान पर उसने कब्जा कर लिया, अपनी सत्ता कायम कर ली। कहाँ कायम कर ली? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान पर सत्ता कायम की और 1748 से लेकर 1767 1748 टू 1767 इसने कई बार मथुरा और दिल्ली दोनों पे आक्रमण किया, उसको लूटा, ठीक।
तो पहले नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह की सेना से लड़ाई हुई। 1739 में करनाल में मोहम्मद शाह हार गए, लूटा उसने, ठीक। उसके बाद 1748 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हुई। लेकिन यहीं पर मुगलों की जो समस्या है उसका खत्मा नहीं हुआ। अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का एक काबिल शासक था, जिसने अफगानिस्तान पर अपनी सत्ता जो है स्थापित कर ली थी, उसने 1748 से लेकर 1767 के बीच में मथुरा और दिल्ली पर कई बार आक्रमण किया और कई बार उसको लूटा। अब नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों द्वारा जो नुकसान हुआ वो तो हुआ ही, फिर मुगलों के आपसी झगड़ों से मुगलों का पतन लगभग जो है वो सुनिश्चित हो गया। ठीक। अब 1759 में शाह आलम द्वितीय 1759 में शाह आलम द्वितीय जो है वो मुगल शासक बनता है। ये एक काबिल शासक था, इसके अंदर कुछ करने की क्षमता थी, लेकिन जिस समय ये शासक बना मुगल साम्राज्य का, उस समय जो है वो उसकी साम्राज्य की जो हालत थी वो बहुत ही खस्ता हो चुकी थी। सिर्फ दिल्ली जो है, जो मुगल साम्राज्य लगभग अखिल भारतीय रूप में विस्तृत था, वो सिर्फ दिल्ली राज्य तक, सिर्फ एक दिल्ली राज्य तक जो है सीमित रह गया। ठीक। फिर भी शाह आलम द्वितीय ने 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, नाम याद रखिएगा। 1764 में शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और शुजाउद्दौला, इन तीनों ने एक मिलकर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बक्सर में युद्ध किया, जिसे बक्सर युद्ध के नाम से भी जानते हैं। परंतु यहाँ पर हम बक्सर युद्ध को विस्तार से नहीं चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मुगलों के पतन के कारण पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ शाह आलम द्वितीय के संदर्भ में इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि 1764 में शाह आलम द्वितीय ने बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध किया। लेकिन इस युद्ध में भी परिणाम वही आया, मुगलों ये जो सेना थी, इन तीनों की मिल के जो सेना थी वो हार गई। और हुआ यूं कि एक तरीके से कहिए कि मुगल सल्तनत पूरी तरीके से उसका पतन हो गया। ठीक है, मुगल साम्राज्य का पूरी तरीके से पतन हो गया और अंततोगत्वा 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। ठीक, 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। जब कब्जा कर लिया तो जो मुगल बादशाह था वो एक तरीके से समझिए कि अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली बनकर रह गया, उनकी पेंशन पाता था। कब तक? 1857 तक, 1857 के रिवोल्ट तक। ठीक है, वो कहानी हम बाद के अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1803 से 1857 तक जो मुगल का बादशाह था वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया, उनकी पेंशन पाकर जीवन यापन करने लगा। ठीक है, ये बात हुई राजनीतिक कारणों में पहले कारण की। अभी तक हमने सिर्फ राजनीतिक कारण पढ़ रहे हैं मुगलों के पतन कारण के, और उसमें ये पहला कारण हमने पढ़ा है। दूसरा कारण क्या था इनके पतन का? राजनीतिक रूप से देखें तो दूसरा कारण था साम्राज्य का बड़ा आकार होना। अब साम्राज्य का बड़ा आकार होना पतन का कारण कैसे बन गया भाई? अब इसलिए हुआ कि औरंगजेब जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मुगलों का सबसे अंतिम शक्तिशाली रूप से अगर देखें तो शक्तिशाली रूप में अंतिम वो शासक था औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा
नाम याद रखिएगा। बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब साम्राज्य का बड़ा आकार हो गया था, ठीक है। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य का उत्कर्ष जो है वो क्षेत्रीय विस्तार में अपने चरमोत्कर्ष पर था। लेकिन हुआ ये कि औरंगजेब जीतता गया, अपने साम्राज्य में मिलाता गया नए नए क्षेत्रों को, लेकिन उसने जिन जिन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया उनमें ठोस प्रशासन की व्यवस्था नहीं की। अब आप खुद सोचिए कि आप नए नए राज्य जीतते चले गए, लेकिन वहाँ क्या व्यवस्था होगी, वहाँ प्रशासन कैसे चलेगा, वहाँ कृषि कैसे होगी, वहाँ की व्यवस्था क्या होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने नहीं सोचा, ठीक है। और हुआ ये कि साम्राज्य का आकार जो है वो बड़ा हो गया। अब बड़ा आकार होने की वजह से उसमें विघटन होने लगा। भाई जब कोई प्रशासन की व्यवस्था ही नहीं है तो विघटन होना तो स्वाभाविक है। तो इस वजह से ये एक मुगलों के पतन के लिए एक साम्राज्य का बड़ा आकार होना जो है वो एक महत्वपूर्ण कारण बना, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे राजनीतिक कारण की। तीसरा राजनीतिक कारण था अभिजात वर्ग का पतन। अभिजात वर्ग का पतन। अभिजात वर्ग का मतलब है कि जो उसके दरबारी थे, मुगल साम्राज्य में जो दरबारी हुआ करते थे, जो अमीर लोग थे, जो मंत्री के ओहदे पर थे, वो अभिजात वर्ग, उनका पतन हो गया। पतन कैसे हुआ कि जब अंग्रेज भारत आए थे, ठीक है, जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनका जो चरित्र था वो बहुत ही साहसिक था। वो लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, ठीक है, वो युद्ध करने की प्रवृत्ति के थे। लेकिन जैसे जैसे उनका साम्राज्य बढ़ता गया, उनके अंदर जो है विलासिता आ गई, ठीक है, उनके अंदर अय्याशी करने की भावना आ गई। कहते हैं ना, जैसे पैसा आता है तो आदमी अपनी औकात भूल जाता है, ठीक है। वही हुआ इनके साथ भी। ये जब आए थे तो साहसिक चरित्र के थे, युद्ध करने वाले चरित्र के थे। लेकिन जब इनका शासन ज़्यादा हो गया, साम्राज्य बड़ा हो गया, तो जो अभिजात वर्ग था, अमीर थे, सामंत थे, कई सामंत तो ऐसे थे जिनके पास जागीरें बहुत थी, लेकिन फिर भी वो दिवालिया हो गए अय्याशी के कारण, ठीक है। तो इनका एक नैतिक पतन भी जो है मुगलों के पतन के कारण के लिए जिम्मेदार बना, ठीक है। अगला राजनीतिक कारण था गुटबंदी। नोट करते हुए चलिएगा, खुद के नोट्स बनाइए, बहुत फायदेमंद होंगे। गुटबंदी दरबार में हो गई थी। जैसे सामंत लोग थे, वो आपस में गुट बना लिए थे, एक अलग गुट। और वो गुट अलग अलग गुट चाहते थे कि हमारी पसंद का ही बादशाह बने। जैसे मान लीजिए किसी राजा के 5 बेटे हुए, तो हर सामंती गुट अपने एक बेटे को चुन लेता था कि वो चाहता था कि राजा का ये बेटा जो है वो शासक बने। और इस गुटबंदी का नतीजा क्या हुआ, वो राजा के कान भरते थे कि ये बुरे हैं वो अच्छे हैं, ये सामंत बुरा है वो अच्छा है, वो खराब कर रहा है। और गुटबंदी जब होती है कहीं भी किसी भी राष्ट्र में, तो उसका पतन निश्चित है, उसे कोई रोक नहीं सकता। और यही हुआ, गुटबंदी जो है सामंतों के बीच में, दरबारियों के बीच में गुटबंदी मुगलों के पतन के कारण का एक बहुत बड़ा कारण बना, ठीक है, बहुत बड़ा राजनीतिक कारण बना। अब गुटबंदी हो गई। अगला राजनीतिक कारण क्या था, रोक दीजिए भैया। अगला राजनीतिक कारण था उत्तराधिकारी के लिए कोई नियम न होना। पांचवा था उत्तराधिकारी के लिए कोई नियम, या फिर लिखिए उत्तराधिकार के लिए कोई नियम ना होना, ठीक है, उत्तराधिकार के लिए कोई नियम ना होना। अभी आपने महाभारत और रामायण में देखा होगा, महाभारत तो पूरी तरीके से उत्तराधिकार की ही लड़ाई थी कि उत्तराधिकारी कौन है राजा बनने के लिए। तो वहाँ पे आपने देखा होगा, प्राचीन भारत का इतिहास भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि एक नियम था कि राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, जो बड़ा बेटा होगा, वही राजा बनेगा। लेकिन मुगलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। कि आप बड़े बेटे हैं तो आप ही राजा बनेंगे। उनमें अब कोई उत्तराधिकार के लिए नियम ना होने से हुआ ये कि मान लिया किसी राजा के, किसी बादशाह के 4 बेटे हुए, तो वो आपस में सब अपने आप को समझते थे कि मैं राजा बनने के योग्य हूँ
और वो आपस में युद्ध करने लगते थे। औरंगजेब के बाद वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और जिसकी वजह से मुगलों का पतन कारण एक तरीके से समझिए कि सुनिश्चित ही हो गया। जब एक राजा के लड़के आपस में ही लड़ने लगेंगे कि हम राजा बनेंगे तो उस साम्राज्य का पतन तो निश्चित था ही। अब अभी तक हमने बात कर लिया राजनीतिक कारणों की, ठीक है। अब एक अन्य कारण नोट करिए, वो था सैन्य कारण। सैन्य कारण बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। सैन्य कारण क्यों आश्चर्यचकित करने वाली है कि औरंगजेब के समय तक आते आते जो मुगलों की सेना थी, मुगलों की सेना, ध्यान से सुनिएगा, मुगलों की सेना जो है उसके युद्ध के तौर तरीके और उसके हथियार सारे पुराने हो चुके थे। उनमें अनुशासन की कमी आ चुकी थी, ठीक है, उनका नैतिक पतन भी हो चुका था। अब आप आश्चर्यजनक इसलिए मैंने कहा कि सोचिए बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, जब वो भारत में आया तो उसने नई युद्ध नीति लाया था। उसने नए तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम पहली बार उसने ही किया था। सोचिए उस बाबर की सेना, उस मुगल वंश की सेना यहाँ पर आके उसके तौर तरीके क्या हुए, पुराने हो गए, ठीक है, उसके हथियार, उसके खुद के हथियार पुराने हो गए, ठीक, और नैतिक पतन हो गया। अब नैतिक पतन होने के कारण ये थे, वो हम जानेंगे आर्थिक कारण में कि नैतिक पतन क्यों हुआ। तो बात करते हैं आर्थिक कारण की। आर्थिक कारण था शाहजहां के समय में ही, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए कि शाहजहां के समय में ही कर जो था, टैक्स की जो रेट थी वो उत्पादन की कितनी थी, आधा हो गया था। उत्पादन का आधा आपको जो है वो देना पड़ेगा टैक्स में, आधा फीसदी, ठीक है। ये आर्थिक कारणों में हम अभी और चर्चा करेंगे। तो उत्पादन का आधा आपको देना था टैक्स के तौर में। और हुआ ये कि जब अव्यवस्थाएं फैली तो जो सामंत थे वो अपने मन मुताबिक कर वसूलने लगे। किससे? किसानों से। तो किसान हो गए परेशान। किसानों ने क्या किया, खेती ही छोड़ दी। खेती छोड़ के क्या करने लगे, लूट खसोट करने लगे और व्यवस्था बिगड़ गई, वित्तीय व्यवस्था और ठप हो गई। यही नहीं, आर्थिक कारण में औरंगजेब का भी बहुत बड़ा योगदान रहा आर्थिक व्यवस्था को खराब करने के लिए। क्यों? कि वो निरंतर युद्ध करता था, निरंतर युद्ध ही करता रहा जब तक वो शासक रहा। और हुआ इससे यूं कि भाई कोष रिक्त हो गया। आप हमेशा लड़ाई करोगे तो कोष रिक्त तो होना ही था। युद्ध निरंतर किया, कोष रिक्त हो गया, ठीक। और सैनिकों के जो नैतिक पतन हुआ था इसी कारण हुआ था कि भाई जब वित्तीय व्यवस्था नहीं है तो सैनिकों का जो वेतन है वो भी आप समय पर नहीं दे पाएंगे, ठीक है, अच्छी वेतन नहीं दे पाएंगे, इसलिए उनका नैतिक पतन भी हो गया था, वो भ्रष्टाचार भी करने लगे थे। तो ये बात हो गई आर्थिक कारण की। कुछ अन्य कारण भी हैं। कुछ अन्य कारण क्या हैं? जैसे कुछ नई देशी रियासतों का मजबूत होना, देशी रियासतों का मजबूत होना। अब कुछ देशी रियासतें थीं, जैसे पंजाब में सिख, नोट करते हुए चलिए, पंजाब में सिख, फिर राजपूत, फिर बंगाल, अवध, हैदराबाद आदि। हैदराबाद आदि जो ये रियासतें थीं, इनके अंदर जो है वो बगावती सुर इन्होंने मुग़ल साम्राज्य के प्रति अपनाना शुरू कर दिया था, जिससे हुआ ये कि मुग़ल का जो साम्राज्य है वो कमज़ोर होने लगा। कुछ सामाजिक कारणों पर भी बात कर लेते हैं कि सामाजिक कारण क्या रहे मुग़लों के पतन के। तो सामाजिक कारण की बात करें तो सामाजिक कारणों में तो औरंगजेब का बहुत बड़ा हाथ था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब एक कट्टर शासक था। उसने गैर मुस्लिम जो लोग थे उस पर अनेक प्रकार के कर लगा रखे थे। जैसे हिंदू पर जजिया कर था, व्याप्त था। उसके बाद जो है हिंदू मंदिरों को तोड़वाता था, जिससे जो गैर मुस्लिम जनता थी उसने जब विदेशी आक्रमण हुए तो मुग़ल साम्राज्य का साथ नहीं दिया, मुग़ल कह लीजिए वंशजों का साथ नहीं दिया। साथ क्यों देगी? जब आप किसी खास समुदाय के साथ भेदभाव करेंगे तो वो समुदाय आपको कभी साथ
नहीं देगा। यही कारण बना सामाजिक कारण कि गैर मुस्लिम जो समुदाय था उसने साथ नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन पर कठोरता से नियम लागू किए गए थे। उनको धार्मिक मतलब जो उनकी धार्मिक मान्यताएं थी उन्हें मानने नहीं दिया जाता था, या फिर मंदिरों को तोड़कर अलग अलग तरीके के इमारत बनवाई जाती थी। ठीक है, तो ये सामाजिक कारण बना। ये बात हो गई मुगलों के पतन की कि क्या क्या कारण रहे जिससे मुगलों का पतन हो गया। अब मुगलों के पतन के बाद आखिर परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या हुआ? जब मुगल साम्राज्य एक बहुत बड़ा साम्राज्य नहीं रहा तो इससे परिणाम क्या हुआ? तो दो महत्वपूर्ण परिणाम, दूरगामी परिणाम सामने निकल कर आए। पहला, नोट करते हुए चलिए, के परिणाम, मुगलों के पतन के परिणाम। तो दो महत्वपूर्ण जो परिणाम जो है निकल के आए। पहला परिणाम ये था कि विदेशी शक्तियों के लिए रास्ता खुल गया। भाई, अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए रास्ता खुल गया। जो ये सेंटर में मुगल बैठे हुए थे उसने नाप लिया कि ये एकदम ख़त्म हो चुके हैं, इनका पतन हो चुका है, अब हम इंडिया में आसानी से रूल कर सकते हैं। तो पहला परिणाम ये हुआ कि विदेशी शक्तियों के लिए, नोट करते हुए चलिएगा, विदेशी शक्तियों के लिए भारत का रास्ता साफ हो गया। ठीक है, और दूसरा परिणाम ये हुआ कि जो अभी मैंने छोटी रियासतें बताई, अभी मैंने जो छोटी छोटी रियासतें बताई, देसी रियासतें जो बताई, जैसे बंगाल, बंगाल के बाद अवध, हैदराबाद आदि, इन रियासतों ने स्वयं को क्या कर लिया? स्वतंत्र घोषित कर लिया। आदि ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये मुगलों के पतन के परिणाम हुए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने जाना कि मुगलों के पतन के कारण क्या थे, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं कुछ धार्मिक भी, और कुछ सैन्य कारणों को भी हमने देखा। फिर हमने देखा कि उसके पतन हुए तो परिणाम क्या हुए। अब अगले वीडियो में इन्हीं परिणामों पर बात होगी। मतलब अब हम विदेशी शक्तियों के आगमन पर बात करेंगे और बंगाल, अवध और हैदराबाद का जो उदय हो रहा है उस पर बात करेंगे, जिसमें आपको प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, इलाहाबाद संधि, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।